हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित यादव क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। दोस्तों 27 तारीख को उत्तर प्रदेश यूपी बोर्ड का 6-10 गणित का पेपर है। तो आइए हम उसके टोटल फार्मूला को देख लेते हैं और उस पर एक एक सवाल भी देख लेंगे, जिससे आपको परीक्षा में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो केवल और केवल आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। आइए हम स्टार्ट करते हैं कक्षा 10 गणित सभी फार्मूला उत्तर प्रदेश बोर्ड के लिए। ठीक है, अब देखिए पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं। कौन सा चैप्टर है? वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याएं से जितने फार्मूला हैं उसको देखेंगे, लगातार पूरे क्रमबद्ध पूरे चैप्टर को देखेंगे और पूरा फार्मूला देखेंगे। तो केवल और केवल आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। अब देखिए वास्तविक संख्या में पहला फार्मूला आपको मिलेगा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। क्या मिलेगा? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है? देखिए इसका प्रयोग हम HCF यानी कि मौसा निकालने में प्रयोग करते हैं। क्या निकालने में? मौसा। मौसा का मतलब महत्तम समापवर्त्य। मौसा निकालने में इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, यह प्रमेयिका है A बराबर BQ प्लस R। A बराबर BQ प्लस R। देखिए A बराबर BQ प्लस R। अब देखिए इसमें R जो है यानी कि शेषफल जो है 0 से बड़ा होना चाहिए और B से छोटा होना चाहिए। ठीक है, इसको देखेंगे। देखिए भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। अब यह भाज्य क्या है, भाजक क्या है, भागफल क्या है और शेषफल क्या है, इसको ध्यान दे लेते हैं। देखिए जैसे मैं भाग देता हूं 3 से 7 में। ठीक है, ऐसे तो 3 दूनी के क्या होगा? 3 दूनी के 6 बचेगा। यहाँ पर क्या? एक शेष बचेगा। अब ये बताइए ये जो 7 था, जो 7 था, यह 7 जो है 7 बराबर होगा किसके बराबर होगा? यहाँ पर 3 है और यह 2 है, इन दोनों के गुणा के। 3 दूनी के 6 और इसमें 1 जोड़ देंगे तो 7। 6 1 7। देखिए ये बीच वाला जो है इन दोनों के गुणा इसका और इसका दोनों का गुणा में इसको जोड़ देने से प्राप्त हो जा रहा है बीच वाला। ठीक है, यह बीच वाला 7 जो है 3 दूनी के 6 और उसमें 1 जोड़ दे रहे हैं तो प्राप्त हो जा रहा है 7। तो इसी 7 का क्या नाम है? इसी 7 का नाम है भाज्य। इसी 7 का क्या नाम है? भाज्य। और इस 3 का क्या नाम है? भाजक। क्या नाम है? भाजक। जिसे भाग दिया जाए वो क्या होता है? भाजक। और ये भाग के बाद जो फल आता है उसका नाम होता है भागफल। क्या नाम होता है? भागफल। ठीक है, अब देखिए यह 7 क्या हो गया? तब इस 7 का क्या नाम है? भाज्य। इस 7 का क्या नाम है? भाज्य। इस 3 का क्या नाम था? 3 का क्या नाम था? भाजक। 3 का नाम है भाजक। 2 का क्या नाम है? 2 का नाम है भागफल। तो गुणे भागफल प्लस 1 का क्या नाम है? 1 का नाम है शेषफल, क्योंकि लास्ट में जो बचता है वो क्या होता है? शेष। तो 1 का नाम है शेषफल, तो हो गया शेषफल। अब आपको क्या मिला? ये फार्मूला इससे मिल गया, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। कैसे फार्मूला का निकाले हैं इसको आप आसानी से देख लिए होंगे, क्योंकि इसी के आधार पर निकाल दिए। ये जो 7 2 है इन दोनों के गुणा के और 1 जोड़ देने पर निकल जाता है। तो ये फार्मूला बन गया भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। और यही फार्मूला है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। A बराबर BQ प्लस R। R का मतलब होता है शेषफल, यहाँ पर लिखे देखिए R का मतलब है शेषफल, Q का मतलब है क्विटेंट यानी कि भागफल, B का मतलब है भाजक और A का मतलब है भाज्य। तो A बराबर B गुणे Q प्लस R। इसी चीज को बस इसी को जो है ABCD में लिख देंगे तो ये फार्मूला निकल जाएगा। कोई दूर से फार्मूला नहीं आया है, यहीं से निकल कर आया है। जो 7 है 3 और 2 गुणा और इसको जोड़ से बराबर होता है, तो इसका अलग अलग नाम रख दिए हैं। भाग के बाद आता है उसका भागफल, जो नीचे बचता है उसका शेषफल, और जो इधर होता है भाजक, इधर जो बीच में होता है भाज्य। ठीक है, अब देखिए पकड़ेंगे कैसे? शेष तो आप पकड़ लेंगे, नीचे वाला शेषफल होता है और इधर वाला भागफल होता है, क्योंकि भाग के बाद जो फल आता है उसे भागफल कहते हैं। लेकिन ये भाजक और भाज्य में लड़के कंफ्यूजन कर देते हैं। देखिए शब्द है बड़ा तो यहाँ रहेगा छोटा, शब्द है छोटा तो यहाँ रहेगा बड़ा। देखिए 7 बड़ा है कि 3, तो कहेंगे कि सर 7 बड़ा है, लेकिन 7 के लिए छोटा शब्द का प्रयोग हुआ है भाज्य। और इसमें 3 गो अक्षर है, इसमें एक मान लीजिए छोटा है, ये भाज्य छोटा है। ठीक है, पकड़ने का मतलब यह है कैसे पकड़ पाएंगे कि ये वाला बीच वाला भाज्य होता है कि इधर वाला भाज्य होता है। ठीक है, तो भाज्य वाला जो अंक रहेगा वह बड़ा अंक रहेगा। ठीक है, ये भाजक वाले अंक से बड़ा रहेगा। ठीक है, जैसे देख लीजिए मैं भाग दे दूं 4 से 15 में। ठीक है, तो ये जो बीच वाला है यह भाज्य है, क्योंकि यह अंक बड़ा है, और ये क्या है? भाजक है, अंक छोटा है। माने कि अगर अक्षर जो है बड़ी है तो अंक छोटा होगा और अक्षर छोटी है तो अंक बड़ा होगा। अगर कन्फ्यूजन हो तब आपके लिए मैं बस बता दिया हूं। तो अब हमको देखना है, ये तो फार्मूला आप समझ गए, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। अब आपको देखना है ये जो है इसका HCF 455 और 42 का HCF कैसे निकालेंगे। हमको इसी फार्मूला का प्रयोग करना है। पहले तो इसका नॉर्मल HCF आप निकाल लीजिएगा। 42 से भाग देंगे 455 में, एक बार जाएगा S है, फिर यहाँ से माइनस करेंगे जो बचेगा 35 से फिर इसमें भाग देते हैं S
ऐसे, फिर ऐसे ऐसे करके अंत में जो 7 आ जाता है ये इसका HCF हो जाता है। 7 का आ जाता है HCF। ऐसे आप HCF निकाले होंगे तो 7 हो गया इसका HCF। लेकिन जब 7 इसका HCF हो गया तो बस उसी को इस रूप में रख देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। बस उसी को उस रूप में रख दीजिए, a बराबर BQ प्लस R के रूप में। देखिए a जो है भाज्य बताए हैं कि बड़ा होता है, 7 जो है a है, भाज्य का नाम a होता है, ठीक है। तो बस उसी रूप में रख दीजिए, a बराबर होता है BQ प्लस R। a बराबर क्या होता है BQ प्लस R। तो इसमें बड़ा वाला 455 है तो 455 यहाँ पर रख दीजिए बराबर b है यहाँ पर 42, Q का मतलब भागफल अभी बताएं उधर लिखा गया है तो 1 हो गया, धन R का मतलब रिमाइंडर यहाँ पर 35 आया है, ठीक है। एक लाइन स्टेप क्लियर हो गया। अब अगला स्टेप को लिखना है, मतलब यहाँ तक तो आप लिख लिए, अब इसको लिखना है 35 42 1 और 7 को, 35 42 1 और 7 को। तो 42 वाला बीच वाला इधर होता है बराबर हो गया, 35 वाला यहाँ पर होता है गुणे 1 वाला जो है यहाँ पर होता है प्लस शेषफल जो है नीचे से जुड़ जाता है, ऐसे हो जाता है। अब ये भी लाइन लिख दी। अब इस लाइन को लिखना है 7 35 5 और यहाँ पर 0 शेष बचा, इसको लिखना है तो 7 5 और इसको जब लिखेंगे तो 35 जो है बीच वाला बड़ा वाला वो इधर हो जाएगा, 7 जो है ए वाला यहाँ पर आ जाएगा गुणे 5 जो है यहाँ पर हो जाएगा, धन शेषफल क्या आया है 0। तो इस प्रकार कट जाएगा और इसी को आंसर हम लोग बोलते हैं, ठीक है। इसको B से हम लोग इंडिकेट करते हैं, यही आंसर हो गया इसका। देखिए बस इसको जो है इस पर रख दीजिए। कैसे रखेंगे ये मैं यहाँ पर बता चुका हूँ, यहाँ पर, ठीक है, फार्मूला के हिसाब से आप लोग देख चुके हैं, ठीक है। अब चलिए आइए देखते हैं अगले चैप्टर का अगला फार्मूला, ठीक है। अब अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अब देखिए, अब हम देखेंगे परिमेय संख्या किसे कहते हैं। अब यह नेक्स्ट टॉपिक है। देखिए केवल आप वीडियो के अंत तक बने रहिए, आपका पूरा फार्मूला रिवीजन हो जाएगा विथ उदाहरण, ठीक है। चलिए देखते हैं। अब अगला है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? देखिए जिसको हम P बटा Q के रूप में लिख लें, P बटा Q के रूप में, और नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए, इसलिए लिखा जाता है Q 0 नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q 0 नहीं होना चाहिए। अब प्रश्न ये है कि Q 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ठीक है। देखिए नीचे वाला जब कोई भी भिन्न ऐसे ले लेंगे आप 5 बटा 0 तो 0 से इसमें भाग जाएगा नहीं, इसका अनंत हल आ जाएगा। क्या आ जाएगा? अनंत। देखिए कैसे, अगर 0 से मैं 5 में भाग दे दूं तो 0 एकम में 0 बचेगा 5, 0 दूनी के 0 बचेगा 5, 0 तिहाई 0, ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है। इसका अनंत हल आ जाएगा, इसलिए जो है Q इज नॉट इक्वल टू 0, नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए किसी भी परिस्थिति में, ठीक है। अब आगे देखते हैं। ये तो आप देख लीजिए परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सके। अब बताइए, तो इसका मतलब यह कि 22 बटा 7 क्या है? एक परिमेय संख्या है। 3 क्या है? एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 3 ऊपर है और नीचे इसका हर होता है, जिसका हर कुछ नहीं उसका हर 1 होता है, ठीक है। तो इसमें तो P का मान हो गया 3 और Q का मान हो गया 1, तो इसको P बटा Q के रूप में लिख लिया कि नहीं? इसमें भी P यह हो गया, Q यह हो गया, तो जिसको P बटा Q के रूप में लिख दिए वो क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। अब बताइए कि 5 बटा 0 परिमेय है कि नहीं है? नहीं है। 8 बटा 0 परिमेय संख्या है कि नहीं है? नहीं है, क्योंकि नीचे 0 नहीं होना चाहिए, ऊपर 0 हो सकता है, क्योंकि यह 0 है तो इसके नीचे आप 1 लिख लेंगे, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, ये मैं बताया हूँ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? यह एक परिमेय संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या, ठीक है, परिमेय संख्या। इस बात को आपको ध्यान रहे, 0 एक परिमेय संख्या है। और देखिए जिसके नीचे 0 है वह परिमेय संख्या नहीं होगा, बस 2 ही चीज आपको ध्यान देना है। 22 बटा 7 परिमेय संख्या है। अब देखिए एक शब्द आता है पाई, क्या आता है? पाई। तो पाई जो है अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या, क्योंकि इसका मान निश्चित नहीं है, इसका मान 3.142 ऐसे चलता चला जाएगा, और इसको बस नियर अबाउट मान लिया गया है कि इसका मान जो है 22 बटा 7 होगा, नियर अबाउट मान लिया गया है, जबकि इसका मान एग्जैक्ट ये नहीं है, ठीक है। इसलिए पाई जो है अपरिमेय है। पाई क्या है? अपरिमेय है, अपरिमेय, अपरिमेय, ठीक है। इस बात को ध्यान दीजिए। तो आप समझ गए परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिसको P बटा Q के रूप में लिख लीजिए, और जो है नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए, बस इतना ही है। अब चलिए आगे देखते हैं, हम लोग आगे देखते हैं बहुपद। क्या देखेंगे? बहुपद। आगे देखेंगे बहुपद। बहुपद में द्विघात बहुपद है आपके चैप्टर में, तो द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं आप, जो है इसमें मान लीजिए कि यहाँ पर 3 है, तो a का मान क्या हो गया? 3, b का मान क्या हो गया? 7, c का मान क्या हो गया? 10, इस रूप का ये हो गया, ठीक है। ax स्क्वायर bx प्लस c इस प्रकार का होगा, इसमें 2 गो घात होगा, कौ घात होगा? 2 गो, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे? द्विघात बहुपद। अब द्विघात बहुपद में आपसे पूछेगा मूलों का योगफल, तो मूलों का योगफल क्या हो जाएगा? माइनस b बटा a। मूलों का गुणनफल के लिए सूत्र क्या हो जाएगा? c बटा a। जैसे यहाँ पर लिखा गया है द्विघात बहुपद, इसके मूलों का योगफल निकालना है। क्या निकालना है? मूलों का योगफल। इसको अल्फा प्लस बीटा भी लिखते हैं,
अल्फा प्लस बीटा। मूलों को गुणनफल के लिए और अल्फा इंटू बीटा लिख सकते हैं, ठीक है, दोनों बातें एक ही हुई। तो मूलों का योगफल हो गया माइनस बी बटा ए। मूलों का योगफल क्या होता है? माइनस बी बटा ए, ठीक है। तो इसमें देखिए यह ए है, यह बी है, यह सी है। तो बी का मान क्या दिया हुआ है यहाँ पर 7, तो हो जाएगा माइनस 7 बटा के ए। यहाँ कुछ नहीं था, 1 होता है, तो माइनस इतना हो गया इसका आंसर, ठीक है। और मूलों का गुणनफल निकालना हो, यानी कि अल्फा इंटू बीटा। तो मूलों का गुणनफल क्या होता है? सी बटा ए। सी बटा ए, सी का मान कितना है? 10। सी का मान कितना है? 10। और ए का मान कितना है? 1। तो इसका आंसर कितना आ गया? 10, ठीक है। अब देखिए, अब इसका अगला जो है चैप्टर को हम देखेंगे, ठीक है। अब देखिए आगे देखेंगे, अगला आपका फार्मूला है। देखिए इसको बहुविकल्पी में पूछ सकता है, इसको ध्यान दीजिएगा। समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। एगो याद करेंगे तो पक्षांतर करके अन्य फार्मूला को निकाल लेंगे। समय बराबर दूरी बटा चाल, ठीक है। चाल बराबर क्या होगा? दूरी बटा समय। और दूरी बराबर क्या होगा? चाल गुणे समय। इन तीनों को देख लीजिएगा, इसमें से एगो भी याद रहेगा आपका तो पूरा निकल जाएगा। आगे देखते हैं श्रीधराचार्य फार्मूला। इसका मूल निकालने हेतु इसका प्रयोग करते हैं। जो फार्मूला है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। ए बी सी ये सब है क्या? जैसे मान लीजिए आपको समीकरण दे दिया रहेगा 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 9 बराबर 0, ऐसे, ठीक है। तो इसका नाम ए रहेगा, इस 8 का नाम हो जाएगा बी, और इसका नाम रहेगा सी। यानी ए का मान कितना दिया है? 4, बी का मान कितना दिया है? 8, सी का मान कितना दिया है? 9। सबको एक साइड भेज करके तब इसका मान निकालेंगे, और इसको इसमें रख देंगे तो श्रीधराचार्य फार्मूला से मूल निकाल लेंगे आप, ठीक है। आगे देखिए विविधकर में बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा रहेगा 0 से। यहाँ से बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल लेंगे, और बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर रहेगा 0 के। बी स्क्वायर माइनस 4ac से बड़ा रहेगा 0। तो इन तीनों कंडीशन में क्या होगा? यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा रहेगा 0 से, तो दो अलग अलग वास्तविक मूल होंगे। जैसे मान लीजिए कोई 3 मूल आ गया, कोई 4 मूल आ गया, तो दोनों अलग अलग है कि नहीं है, लेकिन वास्तविक संख्याएं है ना, इस प्रकार का मूल होगा। अब देखिए दो बराबर वास्तविक मूल हो गए। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac के बराबर 0 हो तो दो बराबर वो वास्तविक मूल होंगे। कैसे? देखिए दो को बराबर ऐसे मूल हो सकते हैं और वास्तविक है कि नहीं है, इस प्रकार का आंसर हो सकता है। 4 4, 5 5, 10 10, ऐसे दोनों बराबर रहेगा। अब देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac से बड़ा अगर 0 रहेगा तो काल्पनिक कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। काल्पनिक रहेगा, कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे देखेंगे हम लोग। देखिए अब देखेंगे हम समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी ऐसे रहेगी, हमेशा बराबर आगे की ओर बढ़ती रहेगी, जैसे 2 4 6 8 10 12 लगातार बराबर आगे की तरफ बढ़ रही है, ठीक है। तो इसमें जो है जो पहला पद है इसको हम ए कहते हैं। पहले पद को क्या कहते हैं? ए। तो ये इससे किसके इंडिकेट करेंगे? ए से, ठीक है। एबीसीडी में ए जैसे आता है। अब देखिए पहले पद को ए कहेंगे, और दो पदों के बीच का गैप, यानी इधर वाले में से इधर वाला घटाएंगे, 4 में से 2 घटाएंगे तो उसको डी बोलेंगे, सर्वांतर डी। तो डी बराबर 4 में से 2 को घटा दीजिए, 4 माइनस 2 बराबर कितना आ जाएगा? 2, ठीक है। तो इसको डी बोलेंगे। इतना बात समझ में आया? 1 2 3 4 5 6, कुल 6 को पद है, तो यन कुल पदों की संख्या, यन का मतलब हो गया 6। अब इसी को इसमें रख देंगे तो वैल्यू आ जाएगा। देखिए ए एन, जिस पद को निकालना हो उसको कहेंगे ए एन। 5वां निकालना हो, 10वां निकालना हो, 8वां निकालना हो, तो एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और यस एन मतलब जोड़, यस एन मतलब योग, कुल पदों का योग। योग के लिए फार्मूला लगाएंगे n/2 कोष्टक में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पर a क्या है? a जो है प्रथम पद है, n जो है कुल पदों की संख्या है, d जो है सर्वांतर है, और यस n जो है योग है, ठीक है। अब देखिए अब इस समांतर श्रेणी को देख लीजिएगा। अब आपको लेकर आते हैं अगला फार्मूला, ठीक है। अगला देखेंगे पाइथागोरस प्रमेय। देखिए पाइथागोरस प्रमेय में यह हमेशा समकोण त्रिभुज पर लागू होता है जिसमें एक कोण 90 अंश का हो, ठीक है। तो इसमें फार्मूला होता है कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। कर्ण का वर्ग, देखिए ये 5 है, कर्ण मान लीजिए कि 5 है, तो 5 का वर्ग बराबर आधार जो है यहाँ पर 3 दिया हुआ है तो 3 का वर्ग धन लंब का वर्ग, लंब यहाँ पर मान लीजिए 4 दिया है तो 4 का वर्ग। देखिए दोनों ओर बराबर होगा, 50 25, 3 दिल्ली के 9, धन 4 चौको 16, 16 9 कितना होगा? 25। तो इसमें से एक न दिया हो तो आप आसानी से निकाल लेंगे, ठीक है। इस फार्मूला का यूज करके, इसको आधार बोलते हैं, इसको लंब, इसको बोलते हैं कर्ण, ठीक है। अब आगे देखते हैं फार्मूला निर्देशांक। अब देखिए निर्देशांक ज्यामिति में देखेंगे दो बिंदुओं के बीच की दूरी, फार्मूला होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए फार्मूला होगा 1/2 x1 कोष्टक में y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 ब्रैकेट बंद। अब देखिए संरेख का क्षेत्रफल, जो त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो 0 के बराबर हो जाएगा। इसको 0 के बराबर कर देंगे तो संरेख का क्षेत्रफल का फार्मूला बन जाएगा, क्योंकि संरेख यानी कि सीधी रेखा का क्षेत्रफल हमेशा 0 होता है, ठीक है।
अंतः विभाजन, किसी रेखा को जो है अंतः विभाजन किया जाता हो तो उसके लिए क्षेत्रफल है, अरे उसके लिए फार्मूला है x बराबर यमोन x2 प्लस m2 x1 यमोन धन m2। नीचे भी यमोन धन m2 y के लिए भी रहेगा, क्योंकि x, y करके निर्देशांक लिखते हैं हम लोग, तो y बराबर यमोन y2 प्लस m2 y1 बटा के यमोन धन m2, ये फार्मूला है। ठीक है, यमोन m2 जो है रेशियो के रूप में लिखा रहेगा। ठीक, अब देखिए दो त्रिभुज का क्षेत्रफल का ये फार्मूला आपने बता दिया, क्योंकि परीक्षा में आपको निर्देशांक दिया रहेगा ऐसे 3,4 5,6 8,10, इसका क्षेत्रफल निकालना होगा। ठीक है, तो आप इसको x1 मानेंगे, इसको y1, इसको x2, इसको y2, इसको x3, इसको y3, और इसी मनवा को इसमें रख देंगे तो आ जाएगा आंसर। अगर यह संरेख रहेगा तो इसका क्षेत्रफल 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसको इसमें रख के निकाल लेंगे। तो ये किसके क्षेत्रफल के लिए? त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए। लेकिन आपको चतुर्भुज दे दे तब, ऐसे चतुर्भुज हो, इसका क्षेत्रफल निकालना हो तब, तो इसको 2 भाग में काट दीजिएगा और ये चारों निर्देशांक आपको दिया रहेगा। ठीक है, तो पहले इस त्रिभुज का निकालिएगा, इस त्रिभुज का, फिर इस त्रिभुज का निकाल के दोनों जोड़ देंगे तो हो जाएगा त्रिभुज के फार्मूला से, तो दोनों जोड़ देंगे तो निकल जाएगा चतुर्भुज का फार्मूला। ठीक है, अब आगे देखते हैं फार्मूला। ठीक है, आगे देखेंगे त्रिकोणमिति का फार्मूला। ठीक है, देखिए दोस्तों, लाल बटा कक्का इसका फार्मूला है आपके लिए यल ए यल के ए। यल का मतलब लंब, के का मतलब कर्ण, ए का मतलब आधार, के का मतलब कर्ण, यल का मतलब लंब, ए का मतलब आधार। देखिए इसका चित्र ऐसे बनता है, आप लोग देखे होंगे ऐसे। ठीक है, इसको बोलते हैं कर्ण। कर्ण का मतलब कि इसमें के से इंडिकेट करते हैं, और इसको बोलते हैं लंब एल, और इसको ए मतलब आधार। ठीक है, तो ए एल के। देखिए साइन थीटा, कास थीटा, टेन थीटा। साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक थीटा। कास का उल्टा होता है सेक थीटा। टेन का उल्टा होता है काट थीटा। देखिए साइन थीटा लंब बटा कर्ण, तो इसका उल्टा होगा। ठीक है, लंब बटा कर्ण है तो कोसेक क्या हो जाएगा? इसका उल्टा हो जाएगा कर्ण बटा लंब। थोड़ा गलत लिख दिया गया है यहाँ पे। कोसेक क्या हो जाएगा? कर्ण बटा लंब। ठीक है, देखिए कास थीटा होता है आधार बटा कर्ण, तो इसका उल्टा हो जाएगा कर्ण बटा आधार। ठीक है, टेन थीटा होता है लंब बटा आधार, तो काट थीटा हो जाएगा आधार बटा के लंब, उल्टा इसका। ठीक है, देखिए साइन थीटा यल ए यल के ए से निकालेंगे, यल बटा के लंब बटा कर्ण, कास थीटा ए बटा के यानी आधार बटा कर्ण, टेन थीटा यल बटा ए यानी कि लंब बटा आधार, इससे निकालेंगे। यल मतलब लंब के, ये साइन का है पहला वाला, साइन थीटा का फार्मूला है पहला वाला, ये है कास थीटा का फार्मूला, ये है टेन थीटा का फार्मूला। ठीक है, इन दोनों को मिला के आप बना लेंगे। ठीक है, और इसका उल्टा कर देंगे इसका, तो इन तीनों का निकल जाएगा। अब देखिए अगला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1, 1 धन टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, 1 धन काट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। चलिए अब आगे देखते हैं। ठीक है,